गांधी जी का हम लोग अगला क्लास आज कर रहे हैं और गांधी दर्शन में हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोगों को ये सब सारी चीज बता दिए गए थे, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक बनाए थे। वो जो टॉपिक था वो टॉपिक हम लोग बनाए बनाए थे पढ़ाई और नौकरी के संबंध में। जो हम लोग टॉपिक बनाए थे उसको हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पढ़ाई और नौकरी कर करके एक टॉपिक हमने बनाया था, इसको देख लीजिए। पढ़ाई नौकरी, देखिए ध्यान से। गांधी जी का दर्शन बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से समझिए, और जितना हमें आता है हम शायद आपको देने की कोशिश करते हैं, और हम समझते हैं कि जितना बढ़िया से हम आपको दे देंगे, अगर बढ़िया से अगर आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो हर एग्जामिनेशन से जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, चाहे वो जिस चीज का भी एग्जामिनेशन हो। आपको हमने पहले ही कहा था कि इनके पिताजी जो थे वो दीवान थे अंग्रेजों के टाइम में। पैसे की कमी इनके पास नहीं थी, और उस समय सबसे ज्यादा जिस तरह से आज के डेट में यूपीएससी करना लोगों का चॉइस है ना। लोगों का चॉइस है कि हम बीपीएससी कर लेते। लोग चाहते हैं कि हमारा जो है से जॉब बहुत अच्छे जगह हो जाता। उस समय ना, जिस समय गांधी जी पढ़ाई करते थे उस समय एक क्रेज था बैरिस्टर बनने का, वकालत की पढ़ाई का, है कि नहीं। और बैरिस्टर जो पढ़ाई करता था तो आदमी कहता था ना कि पढ़ लिखे बैरिस्टर का बनिएगा। वही बैरिस्टर की पढ़ाई महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी अभी हैं, अभी महात्मा नहीं बने हैं। महात्मा बनेंगे तो महात्मा कहना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी क्या करने लगे, है ना, इनको बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन में चले गए। तो लंदन में कहाँ गए, बैरिस्टर की पढ़ाई, लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए, याद रखिएगा। और देखिए भारत में ना इस पढ़ाई को माने वकीलों को कहा जाता है कि भारत जो देश है ना, ये पैराडाइज ऑफ लायर है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसी नौकरी है वकालत की कि हर घर में लड़ाई होती है, और लड़ाई होगी अगर कान कपवर फटवल हो गया तो दूगो वकील की जॉब वहां पे निश्चित हो जाती है। एक तो जिसने पिटाया वो भी वकील करेगा अपना बात रखने के लिए, और जो बचना चाहता है, मारपीट कर दिया, वो भी अपना बचाव के लिए एक वकील रखेगा। लड़िए आप, और वकील आपको रख करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसमें बिना मतलब के दू गो वकील को काम आसानी से मिल जाता है। अब कोई ऐसा घर है हम लोगों के यहाँ जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हो, तो हर घर में लड़ाई है, चाहे खेत के लिए, चाहे दहेज के लिए, चाहे जिसके लिए भी लड़ाई हो, और वहां पर वकील जो है अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। तो यानी कि वकालत की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई थी जहां पे उसको किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना, नौकरी चाकरी, बल्कि लड़े हुए लोग ही उनको ढूंढ करके, है ना, पैसा दे करके, उनको केस दे करके, है ना, अपना काम करवाते थे। इसलिए वकालत की नौकरी भारत में आज भी बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है कि नहीं है। तो उस समय जो है लंदन में ये गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। क्या चीज की, बैरिस्टर की, याद रहेगा। बोले तो वकालत की, क्या चीज की, वकालत की, है ना। और ध्यान से इस बात को समझिए, जब इन्होंने वहां पर रह करके वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली, तो अब जो है स्थिति देखिए गांधी जी के साथ क्या हुआ। बाकी जो नीचे की जो शिक्षा थी वो अपने गांव घर के स्कूलों में अपना पढ़ाई वढ़ाई किया। आप सोच सकते हैं एक बात यहाँ पर कि सोच लीजिए कि कितना साल पहले उन्होंने लंदन जाकर के पढ़ाई की। आज भी हम और आप लंदन जाने में सक्षम हैं, नहीं है। पूरा भारत नहीं हम लोग घूम पाए हैं, है ना। अगर आपको, हम लोग अभी इस कैटेगरी में है, भारत की स्थिति के दर्शन हम आपको कराएं, तो आज भी हम लोग जो है भारत के बड़े से बड़े विद्यालयों में पढ़ने की क्षमता हम लोगों के अंदर में नहीं है कि नहीं। इतने महंगे विद्यालय हैं कि वहां पर पढ़ना बहुत मुश्किल है। और वो तो उस समय लंदन में जाकर के वो भी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी की, है ना, जो आर्थिक स्थिति थी वह कितना सुदृढ़ स्थिति थी। इसलिए आप इस बात को बढ़िया से समझिए कि गांधी जी का जो उस समय स्थिति थी वह बहुत अच्छी स्थिति थी।
समझे कि नहीं है। अब जो है देखिए हुआ क्या कि गांधी जी जब वकालत की पढ़ाई पढ़ लिए और यहाँ पे आए भारत में, तो एक बात ये हुई कि जहाँ पे गांधी जी थे उसी जगह के एक आदमी है, उसी जगह का एक आदमी है जो है ना दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा व्यापारी है वो क्या है, बहुत बड़ा व्यापारी है। और उसको किसी कार्यवश एक बहुत अच्छे वकील की जरूरत पड़ती है, समझे कि नहीं। वह जो व्यक्ति है गुजरात का रहने वाला है, जो दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा क्या है, व्यापारी है, जिसका नाम आप जानेंगे। तो उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। और इनका व्यापार बहुत ज्यादा कहाँ था, तो बहुत ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में था। और दक्षिण अफ्रीका में अपने व्यापार में बहुत अच्छा करने के लिए इनको एक वकील की जरूरत थी, अच्छे वकील की जरूरत थी। इनको मालूम चला कि हमारे ही गुजरात में गांधी नाम का कोई व्यक्ति है जो यहाँ से लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया है। तो उस दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी से मुलाकात की। 1 साल के एग्रीमेंट पर, 1 साल के एग्रीमेंट पर जो है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ले गया। बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास का टिकट इनको बना दिया गया कि आप दक्षिण अफ्रीका आइए, है ना, और हमारा काम कीजिए, हमको वकील की जरूरत है ना। और स्थिति ये होता है कि अब गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी कर लेते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जैसे ही पहुंचते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जैसे ही गांधी जी का वहां पर ये होता है, माने प्रवेश होता है 1893 में डरबन में, है ना। 1893 में डरबन है, दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है जहां इनको जो है जाना होता है 1 साल के एग्रीमेंट पर, जो दादा अब्दुल्ला ने कराया था, है ना। अब स्थिति क्या होता है कि एक दक्षिण अफ्रीका में स्टेशन है, जिस स्टेशन का नाम है ना पीटरमरिट्जर्न, है ना, पीटरमरिट्जर्नबर्ग स्टेशन। क्या नाम है उस स्टेशन का, तो पीटरमरिट्जर्नबर्ग स्टेशन। उस स्टेशन पर क्या होता है कि जैसे ही गांधी जी मैंने देखते हैं कि उनकी बॉगी में अंग्रेज, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, उस बॉगी में सवार हो जाते हैं। और जैसे ही दक्षिण अफ्रीका में वो अंग्रेज सवार होते हैं, तो स्थिति होती है कि इनको काला समझ करके, है ना, इनको वहां से कहता है कि आप इस बॉगी को खाली कर दीजिए, इसमें काले लोग नहीं रह सकते हैं। उस बॉगी में एक बात लिखी हुई थी, है ना, कि यहाँ पर जो है यह बॉगी जो है वहां पर अंग्रेजों का ही आदमी रह सकता है, यहाँ पे काले कुत्ते नहीं रह सकते हैं। इस तरह से बात लिखी हुई थी, है ना। इंडियन और काले कुत्ते के लिए यह बॉगी नहीं है। गांधी जी ने कहा था हमारे पास तो भैया फर्स्ट क्लास का टिकट है, हम तो इसी बॉगी में बैठेंगे, इसी बॉगी का टिकट है, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। उनको दिखाने का भी काम किया, बोला कि हम इस चीज को मानने वाले नहीं हैं। आप अगर भारतीय हैं तो हम आपको इस बॉगी में चढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर नहीं कीजिएगा तो आपका पूरा सामान ले देकर के हम बाहर बिक देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आपको जो करना है सो कीजिए, हमको कोई डर भय आपसे नहीं है, लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास का अगर टिकट है और इस बोगी का है तो हम यहीं पर रहेंगे। स्थिति ये होता है कि उस स्टेशन पर ही इनको सर सामान के साथ एकदम बाहर भेज दिया जाता है। इनको खींच करके सामान इनको साथ ही उस स्टेशन पर बिक दिया जाता है गांधी जी को। गांधी जी मने मन सोचते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर बढ़िया स्वागत हुआ है मेरा, है कि नहीं, यहाँ तो बड़ा अच्छा मेरा स्वागत सब किया है, फर्स्ट क्लास के टिकट है तैयो उठा करके हमको बिक दिया, वाह, तो बड़ा जबरदस्त चीज है। दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा जगह है, गांधी जी इस बात को समझ गए। दक्षिण अफ्रीका पूरे विश्व में एक ऐसा जगह है जहां
काला और गोरा में हमेशा लड़ाई है, और वहां के लोग भी गजबे किस्म के हैं। अगर गोरा है तो इतना ना गोरा है कि कोई पाउडर की जरूरत नहीं है, अब काला है तो इतना ना भयंकर काला है कि कैसनो पाउडर उस पर काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? अरे सुनाई दे रहा है तो ऐसे कहा झुके हुए थे, सीधा पड़ जाइए। कहानी चल रहा है गांधी जी के, आप लोग क्लास में हैं? जैसे भारत का आदमी काला नहीं है, भारत का आदमी जो है सांवला है, और सांवला से गोरा हम लोग आसानी से बन जाते हैं। एकदम लेकमे का पाउडर लगा करके इसी से लगा लिए, बस भका भक एकदम उजला हो गए। लेकिन वहां का आदमी अगर लेकमे नहीं बल्कि लेकमे का बाप भी आ जाएगा ना, तैयो लगाएगा तो करिया के करिए रहेगा, एकदम भुचंग करिया। दक्षिण अफ्रीका में जो है आदमी गोरा है तो गोरा, काला है तो काला, वहां कोई सांवला उमला नहीं है, वहां कोई फेयर एंड लवली काम नहीं करता है कि नहीं? वहां कोई फीको तीको काम नहीं करता, वहां लेकमे में पाउडर काम नहीं करता है। लेकिन स्थिति वहां यही थी, वहां सबसे ज्यादा द्वंद्व था काला और गोरा। गोरा काले को नहीं देखना चाहते थे, काले गोरे को नहीं देखना चाहते थे, है कि नहीं? काले है तो क्या हुआ, दिलवाले तो हैं, है कि नहीं? ये सब बातें वहां पे थी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी को समझ में अब आ गया कि बड़ी वाह, बढ़िया देश में हम आए हैं, है कि नहीं? लेकिन गांधी जी रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि भैया केस कर दिया, वहां पर वकालत की पढ़ाई किए हुए है थे। उन्होंने जज के सामने इस बात को कहा कि जब हमारे पास फर्स्ट क्लास बोगी का हमारे पास टिकट है तो आपके कुछ लोगों ने मुझे स्टेशन पर वो बहुत बढ़िया से आराम से भी नहीं, ठेल ठाल करके, बड़ा बेइज्जती नहीं, बड़ा इज्जत के साथ हमको ठेल के बाहर कर दिया। हमारा देखिए सर भी फूट गया, सामानों बिक दिया। इतना बढ़िया स्वागत दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हम इंडियन को हुआ है कि हम आप पर केस करने जा रहे हैं, है कि नहीं? केस में जितने लोग थे उन सब को बुलाया गया कि यही लोग थे जी, यही हमको 2-4 फट देवो किए थे अंदर ही, है ना, और हमको स्टेशन से बाहर बिक दिया। जज जो वहां बैठा हुआ था, जब गांधी जी अपनी बातों से, अपनी वकालत वाली बातों से, वकील वाली भाषा से जब बांधना शुरू किया, तब वहां के जज ने पहली बार एक इंडियन के सामने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। और पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना कमाल कर रहे थे, है कि नहीं? पहली बार लगा कि कोई इंडिया का आदमी है जो दक्षिण अफ्रीका के जज को भी झुका दिया, बोला सॉरी, आइंदा आपको इस तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, है कि नहीं? तो अब आप समझ सकते हैं कि गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति थे। 1 साल के एग्रीमेंट पर गए थे, लेकिन इनका कमाल तो कमाल न था। 1 साल के लिए गए, लेकिन स्थिति हुआ क्या चीज कि अब उनको वहां, देखिए अब तो आप लोग जान गए कि गांधी जी वहां कितने दिन के लिए गए हैं, 1 साल के एग्रीमेंट पर। लेकिन वहां की स्थिति देख करके समझ में आ गया कि अब गांधी जी को वहां पे रहना पड़ेगा, है कि नहीं? और बिना गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका नहीं सुधरता, है कि नहीं? जो गोरा काला में जो भेदभाव है, अब तो इसको हटाना ना होगा। और वहां पर बहुत सारे जो इंडियन थे, उनको दक्षिण अफ्रीका के कुछ ऐसे नियम थे जिसकी वजह से वहां पे बहुत परेशानी हो रही थी। और जिस तरह से ही वहां पे जो कोर्ट होता है, और कोर्ट में जिस तरह से गांधी जी ने सबका कल्याण कर दिया, एकदम जो है बदला लिया है ना, अब वहां जो रहने वाले भारतीय हैं उनको लगा कि अरे ये तो कोई आया है व्यक्ति जो हम लोगों को कल्याण कर सकता है। और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जितने भी भारतीय मूल के लोग थे, अब वो गांधी जी को जाने क्या देते। भारत जी 1 साल का एग्रीमेंट पर भले हो गए थे, अब गांधी जी को इन लोग वापस आने नहीं दिया। और अब जो हुआ दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी की बात हुई, तो यहाँ पर इस सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा कि गुजरात के कौन से व्यापारी थे जिनका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला। कितना साल के एग्रीमेंट पर? 1 साल के एग्रीमेंट पर, ठीक है ना? एग्रीमेंट पर किनको? गांधी जी को कहां ले गए? गांधी जी को 1893 में, 1893 ईस्वी में कहां लेके चले गए? डरबन। कहां लेके चले गए? डरबन। क्लियर हो गया?
और जैसे ही डरबन में कहां पे पहुंचते हैं, पीटरमरिट्जबर्ग, पीटर मरिट, है ना, उस स्टेशन का नाम क्या था, मरिट्जबर्ग, मरिट्जबर्ग स्टेशन की एक घटना है जहां पे गांधी जी को उतार करके बिक दिया गया था। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी, फर्स्ट क्लास का टिकट था, फर्स्ट क्लास के, है ना, बॉगी में बैठे थे, है ना, किस वजह से, तो गोरा और काला रंग भेद के वजह से, रंग भेद के वजह से इनको क्या कर दिया गया, वहां पे हटा दिया गया। समझ में आ रही है बातचीत, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो वहां पर फिर इनकी ये हुआ है। अब वहां जो 1 साल के एग्रीमेंट पर गए, और अब वहां पे गांधी जी, समझ लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में अगर गांधी जी को अगर आप देखें तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, तो गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में, लेकिन गए थे 1 साल के एग्रीमेंट पर, लेकिन गांधी जी यहां पर रह गए 1914 तक। गए थे 1 साल के लिए, लेकिन वहां पर स्थिति को देखते हुए भारतीय मुल्क के लोगों ने, है ना, जिस तरह से इनको वहां पर अपना सब कुछ मान लिया था गांधी जी को, इसकी वजह से गांधी जी 1893 से लेकर के 1914 तक वहां पर रहे। और अगर इस समय को देखा जाए तो 93 और 7 1900 और 14 यानी कि 21 वर्ष तक गांधी जी कहाँ रहे, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे। ये क्वेश्चन भी आता है और क्वेश्चन आ भी सकता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्षों तक रहे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, वहां पर 21 वर्षों तक रहे। उसके बीच में आना जाना हुआ, लेकिन अधिकांशतः वो कहाँ रहे, दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने सालों तक रहे, तो आप क्या बताइएगा, 21 सालों तक। कब गए थे, 1893 में। कौन ले जाने वाला व्यक्ति था, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला से इनकी कैसे जान पहचान हुई, तो ये वकालत करके आए थे, तो गुजरात के दोनों थे, तो उनको मालूम चला था कि कोई व्यक्ति है गांधी नाम के, जो लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आया है, और हम उसको, है ना, डरबन ले गए थे, है कि नहीं। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, एक एक मैटर को, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और स्थिति वहां जब रंगभेद की स्थिति हुई, तो ये कितने सालों तक वहां रहे, 1914 तक। कब तक रहे वहां पे, 1914 तक। 1914 में फिर ये 1915 में भारत ही आते हैं। आपको बताएंगे इनके आगमन से कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको सारा चीज बताएंगे। ये 1915 में आए हैं, और याद रखिए कि 1914 से लेकर के 1918 तक विश्व का प्रथम युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914, और कब तक चला था, 1918 तक। और वही 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे। 1915 में अपने प्रथम विश्व युद्ध में भारत को बचाने के लिए यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं। पूरी कहानी आप सुनिए, एक एक बात समझिए गांधी जी के बारे में। अब दिमाग काम कर रहा होगा कि गांधी जी कैसे कैसे अब रूपरेखा बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों को अच्छा लग रहा है सुनने में? चलिए, अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की स्थिति को देखिए कि ये कई सालों तक रहे, तो कैसे कैसे कार्य हुआ और क्या हुआ। तो सबसे पहला वहां पर जो रंगभेद था, तो रंगभेद के लिए पहली बार गांधी जी ने इन लोगों को सुधारने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, जिसका नाम था निष्क्रिय प्रतिरोध। क्या नाम था इसका, निष्क्रिय प्रतिरोध। एक शब्द का इस्तेमाल किया, निष्क्रिय प्रतिरोध। बाद में इस शब्द को बदल करके पहली बार इन लोगों से बचने के लिए, है ना, न्याय की गुहार करने के लिए, गांधी जी की एक आदत थी, लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं रहते थे, है ना, और चाहते थे कि बिना लड़े झगड़े सब कुछ प्राप्त हो जाए, है ना। गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, गांधी जी मारकाट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बिना मारकाट किए हुए सब कुछ हासिल करना चाहते थे। यह था उनका नीति। और गांधीवाद जो नीति है, वह गांधीवादी जो नीति है, यही नीति भारत में भी अंग्रेजों को हटने के लिए मजबूर हो गया था। चूंकि गांधी जी ने इस तरह से अपनी बातों को रखा, इस तरह से यहाँ पर आग्रह किया, है ना, कि
अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर हो गए कि गांधी कौन व्यक्ति हम लोगों को बीच में यहाँ पे चलाया है। और देखिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की कहानी में कि सबसे पहले रंग भेद का विरोध उन्होंने किया कि गोरे और काले का विरोध नहीं होना चाहिए, है ना। और उन्होंने सबसे पहले उस समय आंदोलन करने के लिए पहला शब्द का इस्तेमाल किया, निष्क्रिय प्रतिरोध। और यही शब्द को बाद में इन्होंने क्या कर दिया, बोला कि नहीं, इसको बदल करके कर दीजिए सत्याग्रह। और पहली बार एक नाम आ गया जिसका नाम था सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्य के लिए आग्रह कीजिए बिना लड़े झगड़े। सत्य के लिए आग्रह करना, जो सच्चाई है उसके लिए सत्य के लिए आग्रह करना क्या है? सत्याग्रह कहलाया, है कि नहीं। और गांधी जी ने कहा कि आपको दुश्मन से डरना नहीं है। ये नहीं समझिए कि सामने वाला है तो हम उससे डर जाएंगे, नहीं। लेकिन हम अगर सच्चाई पर हैं तो हम उसके साथ लड़ेंगे नहीं, लेकिन वह सत्य की डिमांड हम करेंगे, है कि नहीं। और उसके लिए हमको सबसे पहले अपने सामने वाले व्यक्ति को हृदय में परिवर्तन उसका करेंगे। हम उसको इतना, है ना, लाचार कर देंगे कि वह आदमी लाचार होकर के हमारी बातों को मानेगा। हम उसके हृदय को ही परिवर्तन कर देंगे। हृदय में अपने प्रति, है कि नहीं, अपने प्रति सहानुभूति प्रकट कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को हमारे एक थाप मार देने के बाद अगर उसका काम हो जाता है तो हम कहेंगे कि तुम हमारे दूसरे गाल पर भी चाटा मार लो, अगर इससे तुम्हारा काम हो जाता है तो वह काम मेरे चाटा मार करके कर दो, है कि नहीं। यही तो है हृदय परिवर्तन, समझे कि नहीं। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमको गोली पिस्तौल नहीं चलाना है कि नहीं। हमको दुश्मन से डरना भी नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने हक के लिए डिमांड करेंगे प्यार से, मोहब्बत से, है ना। इनका जो आंदोलन था एकदम बच्चा वाला आंदोलन था। इनका जो आंदोलन था, है ना, एकदम जैसे बच्चा कोई बात के लिए कैसे ये हो जाता है, उस तरह का आंदोलन ही करते थे, है ना। हम नहीं करेंगे, उपवास रहेंगे। हम क्या करेंगे? नहीं, अगर हमारा बात मानेगा तो हम उपवास करेंगे, सोचिए खइबे नहीं करेंगे। जा आज भी देखिए आपके घर में अगर माता पिता आपको डांट देते हैं तो आप क्या करते हैं? रूस जाते हैं। और रूस करके क्या करते हैं? खाना तो नहीं खाते, है कि नहीं। खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। लास्ट में आपके गार्जियन क्या करते हैं? जो भाई जे कहेगा से हम करेंगे, तू पहले खाना खा लो। हृदय में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बाबू एकदम लगता है कि न मानेगा। अच्छा चलो तू खा ले पहले, तो सब बात मानेंगे, तोरा जीन्स पैंट खरीद देंगे, तोरा साइकिल हम खरीद देंगे। होता है कि नहीं होता है? इस तरह का वो चाहते थे। पहली बार इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम क्या था? सत्याग्रह, है ना। दुश्मन के सामने बिना डरे, है ना, अपने प्राण आप त्याग दीजिए, है कि नहीं। हम आपको मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने गलत किया है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। नहीं कीजिएगा, आप हमको न्याय नहीं दीजिएगा तो हम अहिजे खड़े खड़े हम अपने आप को आग लगा लेंगे, हम अपने आप को मार देंगे, लेकिन हम आप पर हाथ नहीं चलाएंगे, है कि नहीं। हम आप पर हाथ नहीं चलाएंगे। अब हम एक सिनेमा था ना, है कि नहीं, दिलवाले हम देखे थे पूरन काल में। तो सपना तुम हमसे प्यार करती है कि नहीं करती हो? तो नहीं करते हैं। हमको तू नहीं करेगी तो हम जाने दे देंगे। अजय देवगन क्या करता है? जाता है, हम पहाड़ियों पर से कूद जाएंगे। तो पहाड़ पर से कूदने के नाम पर जैसे लगता है कि सही में कूद जाएगा, तब कहता है, सपना कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तब वही गाना होता है, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार। मैंने प्यार किया को फिल्म हम देखे थे, उसमें भी वही था, है ना। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, अगर नहीं प्यार किया तो जहरे खा के हम मर जाएंगे, है कि नहीं। लाचार कर दीजिए उसको, क्या कर दीजिए? लाचार कर दीजिए। उसको मारने की जरूरत नहीं, धमकाने की जरूरत नहीं है। तू नहीं मानोगे तो हम ऐसे से ऐसे कर लेंगे। आप नहीं सुनिएगा, हमको नहीं ले दीजिएगा, हम जाने छत पर से कूद जाएंगे, हम अपने आप को बर्बाद करेंगे। हृदय में परिवर्तन लाइए, ऐसा मत कीजिएगा आप। मैंने इस तरह की बात हम आपको बता रहे हैं, हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। इनका यही का नाम था कि दुश्मन से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको हथियार नहीं चलाना है, हम किसी को हासिल करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आग्रह जरूर करते रहेंगे।
सत्य के लिए आग्रह को क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। सत्य के लिए ही आग्रह को क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। और सबसे पहला जब दक्षिण अफ्रीका में रहे तो पहला सत्याग्रह है ना, पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था इस नीति के लिए। पहला सत्याग्रह कहां हुआ इनका? दक्षिण अफ्रीका में। किस बात के लिए? तो देखिए बात वहां समझ लीजिए क्या था। पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हुआ था। कैसे? 1906 में। कब? 1906 में भारतीय एक कानून आया। एक कानून क्या आया? जिसका नाम था भारतीय मूल पंजीकृत। भारतीय मूल पंजीकृत। और दूसरा एक नियम आया था विवाह के लिए। क्या आया? विवाह के लिए। वहां पे जब भारत के लोग हैं तो वो अपने हिंदू रीति रिवाज से शादी विवाह करते, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह नियम निकाल दिया गया कि जो भी लोग जिनकी शादी अगर चर्च में नहीं हुई है, जिन दो लोगों की शादी चर्च में अगर नहीं हुई है तो उनकी जो शादियां हैं वह शादी जायज नहीं मानी जाएगी, वह शादी नाजायज होगा। उनसे जो उत्पन्न औलाद होंगे वह औलाद नाजायज औलाद माना जाएगा। आपको जो भी शादी विवाह करना है या जो भी आपको पंजीकरण करवाना है वह आपको दक्षिण अफ्रीका के कानून से होगा। अब हमको बताइए कि जो भारत के लोग होंगे और जो हिंदू समाज के लोग होंगे तो वो तो भैया गणेश भगवान, शंकर भगवान अपने रीति रिवाज से शादी विवाह करेंगे। मटकोरा होगा, मड़वा होगा, भतवान होगा, बारातियां जाएंगी, डीजे पर डांस होगा, है ना, जयमाला होगा, तब सिंदूर पड़ेगा, तब पति पत्नी कहलाएंगे, है ना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि करके शादी विवाह होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही, होगा कि नहीं होगा? लेकिन कानून दक्षिण अफ्रीका में कहा कि आपका मंगलम भगवान विष्णु नहीं होगा, मंगलम गरुड़ ध्वज नहीं होगा, आपको चर्च के पास आना पड़ेगा और चर्च के पास आकर के ऐसे 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 करना पड़ेगा, है ना। वहां का जो पादरी है ना वही मंत्र संतर सब पढ़ेगा, अकड़म बकड़म तकड़म झकड़म जकरी होगा सो। और जो शादी चर्च में होगा वही शादी को दक्षिण अफ्रीका में माना जाएगा कि आपने विवाह किया है। तो अब बताइए भारत के लोग जाएंगे चर्च में? जाएंगे चर्च में? गांधी जी कहा कि नहीं ये तो होगा नहीं, आपके इस नियम को वापस करना होगा। आपके इस नियम को क्या करना होगा? वापस करना। आप इस नियम को आप अपने लिए रखिए, भारतीयों पर क्यों लागू करते हैं? और वहां भी गांधी जी जो है इन सारे नियमों को ध्वस्त करते हुए चर्च वाला जो जायज शादी है उसको तोड़ते हुए उन्होंने इस नियम को दक्षिण अफ्रीका में 1906 में अपनी वकालत के दम पर तोड़ के रख दिया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की भी शादी भारतीय परंपरा से होगी, न कि दक्षिण अफ्रीका के परंपरा से होगी। समझ में आ गया बात? और कह सकते हैं कि इसी 1906 में इसी नियमों के खिलाफ में सबसे पहला सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी की हो चुकी है। समझ में आ रही है बात? यानी कि आंदोलन जारी हो चुका है। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार उन्होंने एक अपना रहने होने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, ठहरने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए एक आश्रम बनता है। उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम। याद रखिएगा क्या नाम है उस आश्रम का? फिनिक्स आश्रम। समझ में आ रही है बात? और यह आश्रम इससे पहले 1904 में ही बन गया था। कब बन गया था?
1904 में। कहाँ बना था? तो ये डरबन गए थे तो डरबन में ही बनेगा, मतलब दक्षिण अफ्रीका में ही बनेगा। डरबन नामक, भारत में तो बहुत सारे नाम है ना, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में कहाँ? तो डरबन में। कहाँ बनेगा? डरबन में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है आदमी। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे मार देते हैं चंपारण का आंदोलन, बिहार, भारत। नहीं, जब गांधी जी पहला आंदोलन की चर्चा करेंगे तो उसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में। कहाँ? 1906 में। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन, तब बोलेंगे कहाँ? चंपारण में। आ गया समझ में ना? अगर कहता है कि गांधी जी द्वारा निर्मित पहला आश्रम, तो यह पहला आश्रम है फिनिक्स आश्रम। लेकिन भारत में पहला आश्रम, तब वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सदाकत आश्रम, वहां पर जो है साबरमती है ना, वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फिनिक्स आश्रम आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला आश्रम जो है ना, सबसे पहला आश्रम जो है 1904 में है ना, फिनिक्स आश्रम, जो डरबन में इन्होंने बनाया। कहाँ पे? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम का निर्माण करवाया। अब देखिए इन्होंने भारतीय लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए, उन पर जो शोषण हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, इस बात को समझिएगा, इस बात को रखने के लिए सबसे पहला जो समाचार पत्र इन्होंने निकलवाया, उस समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, जो गांधी जी के द्वारा निर्गत हुआ था, गांधी जी की पहली पत्रिका के तौर पर। याद रखिएगा। तो गांधी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी की जो पहली पत्रिका थी वह क्या था, उसका नाम? तो अभी तो हम बताए हैं, बोलिए। गांधी जी की जो पहली पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। और ये कहां से निकलता था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही ये निकलता था, गांधी जी की पहली पत्रिका, है ना। ये आप याद कर सकते हैं, गांधी जी की पहली पत्रिका। क्लियर हो रहा है सब कुछ? देखिए इन्होंने एक और फॉर्म बनाया था। एक और फॉर्म क्या बनाया था, याद रखिएगा। इन्होंने वहां पे एक माने वहां पर एक और जोहान्सबर्ग में, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में एक और फर्म का नाम आता है इसमें कि वो एक फर्म का निर्माण किए थे। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टॉलस्टॉय फर्म। क्या नाम था उसका? टॉलस्टॉय फर्म। याद रखिएगा, टॉलस्टॉय फर्म। तो टॉलस्टॉय फर्म ये बनवाए कब थे? तो ये तो फिनिक्स आश्रम बना था 1904 में, और ये कहां बना था? डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म कब बना था? 1910 में। ये कहां बना था? जोहान्सबर्ग में। कहां बना था? जोहान्सबर्ग में। याद रखिएगा कि कहां बना था? जोहान्सबर्ग। यहां देखिए कहां बना था? जोहान्सबर्ग में बना था। कब बना था? 1910 में बना था। और ये टॉलस्टॉय फर्म क्या है? फर्म क्या है? तो टॉलस्टॉय जो थे वह रूस के बहुत अच्छे लेखक थे, जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित, जिनसे गांधी जी क्या थे? बहुत प्रभावित थे। टॉलस्टॉय रूसी, ऐसे आप जान लीजिए कि गांधी जी जो थे वह रूस के अधिकांशतः लेखकों को, है ना, प्रभावित, अधिकांशतः लेखकों से प्रभावित थे। लेकिन उनको कार्ल मार्क्स की बात अच्छी नहीं लगती थी। उनको कार्ल मार्क्स की बात अच्छी नहीं लगती थी। तो ये क्वेश्चन यहां पे भी आ सकता है कि कौन से ऐसे रूसी लेखक थे जिनको गांधी जी तवज्जो नहीं देते थे, या गांधी जी उनसे प्रभावित नहीं थे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि रूस के कार्ल मार्क्स ऐसे लेखक थे जो महात्मा गांधी को प्रभावित नहीं करते थे,
है कि नहीं। और महात्मा गांधी उनसे प्रभाव में नहीं रहते थे, बाकी ये सभी रूसी लेखकों को बहुत मानते थे और उनसे प्रभावित रहते थे। और उन रूसी लेखकों में टॉल्स्टॉय जो है, ये टॉल्स्टॉय, इनसे वो ज्यादा प्रभावित रहते थे। और उन्हीं के नाम पर उन गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में एक फार्म का निर्माण किया, है ना, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, टॉल्स्टॉय फार्म। तो ये टॉल्स्टॉय क्या थे, रूस के लेखक, रूस के क्या थे, लेखक। इनका यही बात सबसे बढ़िया लगता था टॉल्स्टॉय की, है ना, जो महात्मा गांधी को प्रभावित करता था, वह ये बात था कि ये कहा करते थे कि ईश्वर जो है सबके अंदर में विराजमान है। आप खुद को झांक करके देखिए, आपके अंदर ही ईश्वर है कि नहीं। और यही ईश्वर जो है उसको पहचानने की जरूरत है ना, ताकि आप अपने आप को सुधार करके समाज का सुधार कर सकें। ये इस व्यक्ति का कहना था और इस बात से गांधी जी काफी प्रेरित होते थे, है ना। ईश्वर सबके अंदर है ना, ईश्वर सबके सब में समाहित है। तो कार्ल मार्क्स, इनको क्या दिक्कत था, तो कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्या सिद्धांत था उसका, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स हमेशा कहता था कि अमीर और गरीब दो वर्ग हैं, अमीरों की लड़ाई सब दिन गरीबों से है और गरीब की सब दिन की लड़ाई अमीरों से है। कैसे, इसलिए कि जब तक गरीब एकजुट नहीं होगा, अमीरों से नहीं लड़ेगा और अपना हक नहीं छीनेगा, तब तक गरीबों का राज नहीं हो सकता है। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे, टॉल्स्टॉय कहते थे कि नहीं, अमीर और गरीब की लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई है, उसके हृदय परिवर्तन की लड़ाई है। अगर जब तक किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को उसके गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक जो है समाज को सुधारना संभव ही नहीं है। और इस बात से टॉल्स्टॉय से हमेशा गांधी जी प्रभावित रहते थे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने जोहान्सबर्ग में 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म का वहां पर क्या किया, शिलान्यास किया और उसको बनवाया। ये दक्षिण अफ्रीका की पूरी बातें हम आपको जितना कोशिश हो रहा है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे कि नहीं आएंगे? हम लोग ही गांधी जी को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? दक्षिण अफ्रीका के टोटल भारतीय, साथ ही वहां की सरकार, वहां के लोग अब गांधी जी को जान रहे थे कि गांधी जी कौन। गांधी जी ने बढ़िया काम किया दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो कमाल किया, अब चूंकि 1914 का वक्त है, पूरा विश्व अपने अपने देश को बचाने के लिए, है ना, तैयार है। और उसी समय भारत में, पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो चुकी है। और गांधी जी अब चाहते हैं कि इस विश्व युद्ध से अपने भारत को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, हर हालत में भारत पहुंचना पड़ेगा। कहां पहुंचना पड़ेगा? भारत पहुंचना पड़ेगा। और गांधी जी अब जो है दक्षिण अफ्रीका छोड़ करके, समझ में आ रही है बात, अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका छोड़ करके गांधी जी का आगमन हो रहा है भारत में। तो अगला जो हम टॉपिक बना रहे हैं, गांधी जी का भारत आगमन। क्या बना रहे हैं? गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कहां तक रहे? 1914 तक। और पहली बार अब बोरिया बिस्तरा बांध करके गांधी जी अपने देश लौट रहे हैं, और वह तारीख है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी जी का स्वागत है नहीं? भारत की सरजमी पर अब किनका स्वागत है? गांधी जी का। और गांधी जी अब गांधी जी नहीं है, हीरो गांधी जी है। हीरो है, ये हीरो है कि नहीं? और अब वो कब आ रहे हैं यहाँ पे? 9 जनवरी 1915। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ है? तो याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915।
और इन्हीं के आने की वजह से, याद रखिएगा, इन्हीं के आने की वजह से प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का आगमन था, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को। जो भी लोग छोड़ करके भागे हैं, 9 जनवरी 1915 को आइए, आपका भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर उसको मनाया जाने लगा, है ना। और उस समय जो जब 15 में आए हैं और 1914 से शुरू हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, उसको भी कहानी हम अलग करके बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध का, लेकिन अभी चूंकि गांधी जी पढ़ रहे तो गांधी जी चलेगा, तो हम लोग अब जानेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो भैया, अब जैसे ही आते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा हम भारत का भ्रमण कर लें, थोड़ा हम भारत तुरंत घूम लें, रहने सहने का जगह हम तैयार कर लेते हैं। और सबसे पहला आश्रम जो है साबरमती आश्रम, है ना। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम, पहला आश्रम भारत में जो है, याद रखिएगा, पहला आश्रम जो भारत में इन्होंने बनाया उसका नाम है साबरमती आश्रम। तो ऐसे अगर पूछा जाएगा कि आपको पहला उनका आश्रम कौन है, तो फिनिश आश्रम, लेकिन भारत में पहला आश्रम उनका क्या है? तो साबरमती आश्रम, है कि नहीं। और इसके पहले थोड़ा सा वीडियो में हम थोड़ा सा गलती सदाकत बोल दिए थे, जो बिहार में है वो उसकी भी कहानी कहेंगे जब बिहार में घुस जाएंगे तो, ठीक है ना। लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा बनाया गया भारत में सबसे पहला आश्रम कौन सा है? साबरमती आश्रम है। अब देखिए हुआ क्या है कि जैसे ही गांधी जी भारत में आए हैं, गांधी जी ने देखा कि यहाँ पर जो अंग्रेज हैं, हमारा देश चूंकि उस समय अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेज हमारे ऊपर पूरी शक्ति से हमारा, है ना, यहाँ पर अपना कानून राज चला रहे हैं। और गांधी जी ने पहली बार कहा था कि अंग्रेजों का शासन अच्छा चल रहा है, अंग्रेजों का शासन अच्छा चल रहा है, अंग्रेज यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। भारतीय मुल्क के बच्चों के लिए भी इन्होंने जो स्कूल बनवाया है, अच्छे स्कूल बनाए हैं, यहाँ पे लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है ना। वहां पर उन्होंने क्या किया है कि आते आते भारत में सबसे पहले अंग्रेजों की बड़ाई की है कि नहीं। और जैसे ही बड़ाई किए हैं तो अंग्रेजों में इस बात की खबर फैल गई उनके अधिकारियों में कि दक्षिण अफ्रीका से, है ना, वहां 21 वर्ष तक अपनी वकालत का, है ना, डंका पीटने वाला व्यक्ति, डंका बजवाने वाला व्यक्ति, है ना, हमारे ही देश लंदन से पढ़ाई करके आया है, बहुत विद्वान टाइप का व्यक्ति है, और आकर के कह रहा है, पूरे भारतीय नाराज हैं, और वो आकर के कह रहा है गांधी, है ना, कि अंग्रेजों का शासन यहाँ पे अच्छा चल रहा है, जो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, हम पूरे भारत को घूमेंगे कि कैसे कैसे क्या है स्थिति। तो जब उनके अधिकारियों ने इस बात को सोचा समझा कि अरे, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी जब हमारी बड़ाई कर रहा है, हमारे कानून को, हमारी शासन को बहुत अच्छा शासन मैंने बोल रहा है, तो क्यों नहीं इसे एक हम उपाधि से सम्मानित करें। और पहली बार अंग्रेज 1915 में गांधी जी को एक उपाधि से सम्मानित करता है, जिसका नाम है कैसर ए हिंद की उपाधि। तो आपको पूछा जाएगा कि गांधी जी को कैसर ये हिंद की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो 1915 में। कब? 1915 में। तो 1915 में गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा, है ना, एक उपाधि मिली जिसको क्या बोलते हैं? कैसर ये हिंद की उपाधि। क्यों मिला था ये आपको हमने पहले ही बता दिया, है ना। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है, इनको सहयोग करने की जरूरत है ना। कुछ जो नियम कानून इधर उधर है उसको हम लोग मिल करके, है ना, उनके पास आग्रह करके इसको सुधार किया जा सकता है, वैसे बाकी सारा चीज ठीक है। यहां तक की बात तो हो गई। इनके राजनीतिक गुरु जो थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो आप जान लीजिए कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, है कि नहीं। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु किनको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले का। लेकिन संजोग की बात यह है कि जैसे ही 1915 में
ये 9 जनवरी को भारत आते हैं, अगले महीना 19 फरवरी को ये दुनिया से चले जाते हैं, है कि नहीं। यानी कि राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनका निधन हो जाता है 19 फरवरी। कब? 19 फरवरी 1900 फरवरी 1915 को, 19 फरवरी 1915 को ये जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि क्या है, इनकी मृत्यु किनका? इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का। आते आते ओके ही ले लिए, है ना। मत कहिएगा कि आते आते ले लिया, हम आपको हंसने के लिए बोल दिए। समझ में आ रहा है बात है? अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? सब कुछ है। तो चलिए, ये इनके थे क्या चीज, गुरुजी जो थे जो गए काम से, राजनीतिक गुरु। अब इनको सब कुछ अपने से देखना था। इन्होंने चाहा था कि हम सबसे पहले, है ना, थोड़ा भारत वर्ष का भ्रमण कर लें। गांधी जी महात्मा कैसे बने, इसकी कहानी चंपारण से शुरू होती है, जो बिहार में। बिहार में पहली रहने वाले गुजरात के, रहने वाले कहाँ? गुजरात के। क्रांति पहला शुरू कहाँ करते हैं? बिहार में, चंपारण में। समझे कि नहीं? यही बिहार की धरती से उनको महात्मा बनाया जाता है, यहीं से वो हीरो बनते हैं, है कि नहीं। बिहार की धरती वो धरती है जिसने गांधी को गांधी नहीं बल्कि महात्मा बना दिया, है कि नहीं। यह चंपारण की धरती है, यह बिहार की सरजमी है, जहां गौतम बुद्ध जैसे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। यह वही बिहार है जहां चंपारण से गांधी जी नहीं रहते हैं, महात्मा बनते हैं। कैसे? इससे पहले गांधी जी की कुछ बातों को समझ लीजिए। आदमी कहता है कि गांधी जी नरम दल के नेता थे। ये आप हमको बताइए कि गांधी जी नरम थे कि गरम थे? आपका क्या ख्याल है कि गांधी जी नरम थे कि गरम थे? बताइए जरा सा। नरम थे कि गरम थे? नरम का मतलब जो लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला है, और गरम का मतलब जो खाली खूने खराबा करे। जैसे भगत सिंह को कहा जाता था कि गरम दल के नेता है, चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता था कि गरम दल के नेता थे। आप बताइए, गांधी जी को आप क्या समझते हैं? नरम समझते हैं कि गरम समझते हैं? इन नरम भी नहीं थे, इन नरमो नहीं थे और गर्मो नहीं थे, इसके बीच में ही घुसे हुए थे। नरम से थोड़ा सा ऊंचा, नरम से ऊपर और गरम से नीचे। ये एकदम थे जिद्दी, जो कह दिए से कहेंगे, उसके लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे, मारपीट तो नहीं करेंगे। इनका लड़ाइयों कैसा होता था? रूसा खुली बच्चा की जैसा ही काम करते थे। अंग्रेजों को तो छक्का छुड़ा दिए थे, याद रखे। बच्चा की जैसा। साइकिल नहीं खरीदिएगा पापा तो नहीं, न खाएंगे, है कि नहीं, ना खाएंगे। बाबू खाया नहीं, काहे रे? साइकिल नहीं ले दे रहे तो खाएगा कुछ, है कि नहीं। साइकिल इतना कमाई थे काहे लगी? जब बचवा हमारे खैबे पीबे ना करत, ऐसा पैसा में तो आग लग जाओ। परिवर्तन देखिए हो रहा है। अभी पहले मम्मियों कहे कि नहीं लियागा साइकिल, लेकिन तुरंत भर में मम्मी शाम शाम तक बदल गई कि बेटा हमारा खाइए नहीं रहा है, काहे ना रुसन है तो साइकिल के लिए आएगा मैया, है कि नहीं। अच्छा लिया तू खोले ना हम जब तक न ले तू न खबो, रुसन है। 2 रोटी खा लो ना, साइकिल। अब मम्मी जो कह रही है कि साइकिल वाला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, अब हम नहीं खाएंगे। उसका एक आदमी बढ़ने लगा, अब उसका सहयोग होने लगा कि नहीं होने लगा। अब पापा लाचार हो गए, भाई तुम सब खाओ, कल बाबू के साइकिल लिया जाएगा रेंजर का, समझे कि नहीं। नहीं, हमको जब तक हम ला के नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं खाएंगे। उधर से पापा ये साइकिल ले दिए। आप क्या किए? मार किए थे क्या उस समय? साइकिल के लिए मार किए? चाकू चलाए? किसी को गाली दिए? आपने क्या किया? उपवास कर लिया, खैबे नहीं किया। जो नहीं खाता उसको उपवास कहते हैं। उपवास कर लिया। गांधी जी का हथियार है उपवास। गांधी जी का हथियार क्या है? उपवास। इनका इनका हथियार है सविनय अवज्ञा। आर तरीके सविनय अवज्ञा। आपको प्रणाम करेंगे, प्रणाम सर, समझे कि नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा हम न मानेंगे। बाबू रे तनी पानी पिला, नहीं पिलाएंगे। प्रणाम सर, मैं आई वर्ड सर, तो कलमिया लग नहीं लाएंगे सर। क्या हुआ हो? आप नहीं बढ़िया पढ़ाते हैं। अभी
झुक झांक के मत आइए, बढ़िया से आइए, सविनय विनय के साथ आपकी आज्ञा न मानेंगे। ले, ये कौन बात हुआ? कहीं कहीं किसी को देखिएगा बहिष्कार कैसे करेगा, से समझ लीजिए। बहिष्कार, वाह, बहिष्कार करके अपनी बात मनवाना। कोई चाकू चलाने की जरूरत पड़ रहा है? रूस जाओ, उपवास कर लो, बहिष्कार करो, आपका दिया हुआ चीज न लेंगे, है ना, आपका सब बात समझेंगे, लेकिन आपकी आज्ञा न मानेंगे। समझे कि नहीं? बताइए, तो ऐसा ऐसा इनका हथियार है, इसी हथियार से अंग्रेज को भगा दिए। बताइए, इसी हथियार से किसको भगा दिए? अंग्रेज के। अरे तेरी के, हम आपका दिया हुआ कपड़ा न पहनेंगे, स्वदेशी आंदोलन। ले, हम अपन देश में बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, आपका अंग्रेज वाला कपड़ा न पहनेंगे, अंग्रेज का कपड़ा जला के रख देंगे। जाओ। कोई अंग्रेज कोई आती है नहीं, खाली उसका विरोध कैसे हो रहा है? हृदय में परिवर्तन करना इनका मूल सिद्धांत था। आपका हृदय बदलना चाहिए। अगर आप हमको मारने से खुश हैं और आपका काम हो जाता है तो आप हमको मार के हड़ दीजिए, आपका काम होना चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे सर कैसा आदमी है रे, मारियो रहे तो कुछ नहीं कर रहा है, छोड़ो इसको, गला लगाओ। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है आदमी? यही इनका सबसे बड़ा हथियार, गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार यही है, और यही गांधीवादी है। आपको भी किसी चीज की प्राप्ति करना होता है तो गांधी जी का सहारा लेते हैं, याद रखिए। रुसना क्या है? गांधी जी का सहारा है। यही तो गांधी है, यही तो गांधी है। रुस जाओ, फूल जाओ, केवाड़ी बंद करके सुतल रहो। समझे कि नहीं? मारना लड़ना नहीं है, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे का हृदय परिवर्तन करना ही तो गांधीवादी विचारधारा है कि नहीं? इसी को तो कहते हैं गांधीवादी विचारधारा। लड़ने की क्या जरूरत है, गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? कभी कभी देखते हैं ना, आदमी सुनता है ना शादी विवाह में, हमरा इनका ऐसा न्योता न चलता है, यही बहिष्कार तो है। आपने गलती किया है भैया, आपके यहाँ ना जाएंगे, प्रणाम करते हैं अलगे से, है ना, तो हर दोनों मुड़ी के प्रणाम है बार बार, है कि नहीं? तू अलग ही रही है हमरा से 4 मास। बहिष्कार है ये, क्या है इसको क्या कहते हैं? बहिष्कार। समझ आ रहा है बात? मड़वा के न्योता ना आएंगे, जाइए, कोई जरूरत है, ठीक है दे दीजिए, कटवो रख लेंगे, आप ठाकुर से भेजवाइएगा कह करके कि अंगिया बीजे मान लिए, लेकिन जाएंगे नहीं। समझेंगे? ये तो बहिष्कार है। आप समाज में गलत करते हैं, बहिष्कार है। आपसे थोड़ी लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपकी बात, आप पूजा करवाइएगा, शादी विवाह करिएगा, आपके यहाँ ना जाएगा कोई, यही तो बहिष्कार है, यही तो करना है, यही तो हथियार था गांधी जी का, है कि नहीं? गांधी जी कभी बम पिस्तौल लेके नहीं चले और भारत को आजाद दिला दिए। अब कहाँ है? अब कहते हैं कि नोट पर नाम कैसे है? यहाँ आपको एगो तनी सुन, जमीन की लड़ाई होती है तो बाप रे बाप धर करके लाठी से गदवा निशान कर देते हैं दोनों जने से। और गांधी जी पूरा देश से अंग्रेज को खदेड़ दिए, और वह बिना लड़ले बिना झगड़ ले अपनी बात कह करके हृदय का परिवर्तन कर करके, है ना, उसको समझा करके बुझा करके सत्य के लिए आग्रह करके, रूस के फूल के उपवास करके, बहिष्कार करके, सविनय अवज्ञा करके, है ना, असहयोग करके, इनका एक और हथियार है असहयोग। आपको सहयोग नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो कहिएगा उसमें सहयोग ना करेंगे, ये असहयोग। सब आंदोलन है इसमें, यही तो गांधी है मेरे भाई, यही तो बिना लड़े झगड़े सबको एक बनाने का तरीका है। हम अपनी बात को मनवाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं बिना लड़ाई झगड़ा करके, वही तो मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आप मम्मी पापा से मारपीट क्या करने जाते हैं, लेकिन सब बात मनवाते हैं ना। बाबू खाया, हाँ खा लिया, पढ़ाई किया तो हाँ पढ़ाई कर लिया, लेकिन बोल नहीं रहा है हमरा से, ना बोलेंगे पापा आपसे। आप हमको घड़िए नहीं ला करके दिए हैं, बढ़ी का बिट्टू सर्विसन पहनते हैं वही सन 8,000 वाला, है कि नहीं? ये लाइएगा तबे ना हम पहनेंगे। जब तक बिट्टू सर्विसन नहीं हमको घड़ी दीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं, हम पढ़बो करेंगे, आपसे बात खाली ना करेंगे। देखो ना बाबू हमसे बातें नहीं कर, तो ले के दे ना दीजिएगा, बाबू से बतियाना है तो ले, बात नहीं करके बाबू आपसे ले लिया घरे,
समझे कि नहीं? हमको कब ले दीजिएगा बिट्टू सजेशन गाड़ी, जब तू यूपीएससी कर लेगा तब। तो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन ना लिएगा तो समझ लीजिएगा खीस में पढ़ लिया। तो बिहार का आदमी खीसे में पढ़ करके आईएएस बन जाता है कि नहीं? तो ये बिहार गांधीवादी विचारधारा पर है। हम लड़ना थोड़ी जानते हैं, हम तो गांधी की तरह सब में परिवर्तित करके अपने आप का विकास करना जानते हैं। यही तो गांधीवादी है। समझ में है कि नहीं? बस याद रखिए, यही गांधीवादी हथियार है। उपवास, बहिष्कार, रूस जाओ, फूल जाओ, सविनय अवज्ञा। वो कहते हैं कि कोई काम ना होगा, भूखे रहो ना, 2 दिन में का मर का जा रहे हो, लेकिन सामने वाला का हृदय परिवर्तन होगा, यार खा नहीं रहा है, बाप रे बाप। आज भी हम लोग भूख उपवास करते हैं, अपनी सरकार से बात मनवाने के लिए करते हैं कि नहीं? हम ही किए हैं, हम भी किए हैं। हमने के पेमेंट बढ़ाइए, नीतीश कुमार जी पेमेंट बढ़ाइए, नहीं बढ़ाइएगा तो हम उपवास करेंगे। ली एक व्यक्ति थे जतिन दास जी, जतिन दास 63 दिन तक उपवास रहे, 64वां दिन मर गए भूखे ही। तो 63 दिन तक कोई नहीं ना मर सकता है जी बिना खेले। तो 2 दिन तू नहीं रह सकते हो बात मनवाने के लिए, किसी से बात मनवाना है तो है कि नहीं? 2 दिन 3 दिन भूखे नहीं रह सकते हो, बोलिए। 2-3 दिन अगर भूखे रहने में अगर आपका कोई काम हो जाता है तो लड़ाई करने की जरूरत है? बस भूखे रह जाइए। जतिन दास कहा कि हम 63 दिन तक हम भूखे थे, कुछ नहीं हुआ। देखिए 64वां दिन हम भगवान को प्यारे हो गए, हो गए। तो हम लोग अपने बात को मनवाने के लिए यही सब टाइप का जो है गांधी जी का था, एकदम बच्चा वाला जैसा, बच्चा जैसा आंदोलन, बच्चा की तरह, बच्चा की तरह। आपकी बात में नहीं मानेंगे, हमारे लड़का आपके स्कूल में ना जाएगा, ली आपका कपड़ा ना पहनेगा, यार ये क्या हुआ जी? यही तो चीज है गांधीवादी। आइए चंपारण आंदोलन चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चंपारण आंदोलन। मजा आ रहा है आप लोग को? चलिए अब आइए चंपारण आंदोलन। देखिए हुआ क्या, इस बात को समझिए। छुट्टी क्या हो गई जी? 2 बज गया। कल चंपारण आंदोलन पढ़े बढ़िया से, बढ़िया से पढ़ा जाए कल, खूब बढ़िया से पढ़िए। राजकुमार शुक्ल जो अनपढ़ किसान है, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल और संत राउत, एकदम अनपढ़ इंसान, अनपढ़ किसान, गांधी जी को खींच करके कहां ले आया? बिहार। वही बेतिया, बेतिया जहां हम लोग कहते हैं, बेतिया और मोतिहारी का नाम सुने हैं ना, जिसको बेतिया मोतिहारी कहा जाता है, ऐसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। उसी चंपारण की धरती पर लेकर पहुंच गया वो। बिहार में जैसे ही गांधी जी आए तैसे ही तहलका मचना शुरू हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार मुलाकात कब करेंगे? सारी घटना कल होगी, इसलिए एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए और प्रेम से बोलिए गांधी जी अमर रहे। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।